जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। जैसा आज आपको हम पॉलिटी की क्लास करने वाले हैं, वो हो गया हमारी फिफ्थ क्लास। और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लासेस में हम पढ़ रहे थे संविधान का, संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के बारे में हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहेगा हमारा संविधान के स्रोत। स्रोत मीन्स यही है कि हमने जो संविधान में जो भाग डाले हैं, या फिर हमने किसी से कोई चीज़ें अडॉप्ट करी हैं। मान लीजिए जैसे हमारा ब्रिटेन का संविधान हो गया, उससे हमने क्या चीज़ें अडॉप्ट करी हैं। यूएसए का संविधान हो गया, इसमें हमारी चीज़ें क्या अडॉप्ट करी गई हैं। जर्मनी का संविधान। तो ऐसे ही हम आज सारे चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होंगे कि हमने किस किस संविधान से, किस किस देश के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली हैं और उनको अपने संविधान में शामिल किया है। तो आइए, और मैं थोड़ा सा आपको पिछली क्लास के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे पिछली क्लास में थोड़ा सा ये रह गया था कि जैसे संविधान की भाषा कौन कौन सी भाषा में हमने लिखा है। तो संविधान की भाषा जो थी वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा गया, जैसा आप यहाँ देख सकते हो। इसके जो सुलेखन लिखने का जो कार्य किया था वो किसने किया था, वो आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि भाई इसमें सुलेखन या फिर लिखने का जो लेखन कार्य किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। वो किया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इसको किस भाषा या फिर किस शैली में लिखा गया है, तो इसको इटैलिक शैली में लिखा गया है। इटैलिक शैली के बाद में हम बात करते हैं जो मूल संविधान की हिंदी का संस्करण का लेखन है, जो हिंदी का सुलेखन का कार्य फिर लेखन कार्य किया गया, वो किसके द्वारा किया करा गया। तो वो करा गया है वसंत कृष्ण वैद्य। वसंत कृष्ण वैद्य जी द्वारा ये हिंदी का संस्करण लिखा गया है या सुलेखन का कार्य किया गया है। अब इसमें जो इस संविधान में जो अलंकृत या फिर हम बोले सजावटी काम जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया। तो वो किसके द्वारा किया गया, वो किया गया है हमारे नंदलाल बोस जी द्वारा। और इसमें हम ये भी चीज देखेंगे, जो हमारा इंग्लिश का पार्ट, ये जो हमारा संविधान लिखा गया वो हिंदी और अंग्रेजी में लिखा। तो अंग्रेजी को अलंकरित किसने किया है, तो वो किया है राम मनोहर सिन्हा जी ने। ये आप लोग नोट कर लेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं। तो इसके बाद में हमारा जो फोकस रहेगा वो आज किस पे रहेगा, हमारा फोकस रहेगा संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत जी हमारा हेडिंग में आज का संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत में हम यही पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि 1935 के एक्ट से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। और आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि वो ऐड करते रहिए। आपके जो पुराने नोट्स हैं या फिर उनमें से भी आप देखते रहिए क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। अगर आप नए हैं तो अपने कॉपी पेन में नोट करते रहिए, सारी चीज़ें लिखते रहें। आइए हम देखते हैं सबसे पहले 1935 का अधिनियम। इसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमने अडॉप्ट करी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें लगभग हमारे मूल संविधान का हम बात करें तो लगभग जैसे 350 में से जो आर्टिकल होते हैं, 350 में से 250 आर्टिकल, लगभग 250 आर्टिकल सीधे हमारे 1935 के एक्ट के अधिनियम से लिए गए हैं। जिसमें एक पद है हमारा, जैसे राज्यपाल का पद होता है या राज्यपाल का कार्यालय होता है, वो कहाँ से लिया गया, तो वो लिया गया हमारा 1935 के एक्ट से। राज्यपाल राज्यपाल का कार्यालय या पद की बात करते हैं। इसके बाद में बात आती है फिर प्रशासनिक प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति कहाँ से ली गई, तो वो भी इसी एक्ट के ली गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे हम इसकी पहले राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल का जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ होते हैं। इसमें आर्टिकल होते हैं हमारे 153 से 163 तक। हमारे राज्यपाल का ये पद का जो सृजन हुआ है वो इन आर्टिकलों के माध्यम से हुआ है। प्रशासनिक शक्तियाँ, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। इसके पास में हमारी चार शक्तियाँ होती हैं, जैसे विधायी शक्ति होगी, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, वित्तीय
वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति और कार्यकारी शक्ति। कार्य कारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति। इसी एक्ट के माध्यम से जैसे लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का पद या फिर आयोग हो गया, जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया, इसी एक्ट के माध्यम से लिया गया। लोक सेवा आयोग का आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 14, ओ सॉरी, भाग या फिर पार्ट बोलें, पार्ट 14 से लेकर, इसमें आर्टिकल्स कहाँ से शुरू होंगे, आर्टिकल होंगे हमारे 315 से लेके 323 तक। तो ये आप भाग भी नोट कर लेंगे। ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया हमारे एक्ट 1935। इसके बाद में हम देखते हैं इसके आर्टिकल कितने होते हैं, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होते हैं, वो 315 से लेकर 323 तक। इसके बाद में हम बात करते हैं संयुक्त लोक सेवा, संयुक्त लोक सेवा। संयुक्त लोक सेवा क्या है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। संयुक्त लोक सेवा किसी, जैसे किसी राज्य के लिए या किसी स्टेट के लिए दो संयुक्त रूप से एक लोक सेवा आयोग का गठन गठन करना। जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो ये सबसे पहला हुआ था 1966 में पंजाब और हरियाणा के लिए, पंजाब प्लस हरियाणा के लिए। उसके बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद में जब हम देखते हैं कि 1966 में इसको संयुक्त लोक सेवा आयोग को एक संयुक्त लोक सेवा आयोग गठन किया गया। उसके बाद में इसको ख़त्म करा गया। आइए हम आगे और देखते हैं कि किस संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। अब आते हैं हम ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान, सबसे पहले ब्रिटेन का, क्यों, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, जैसे अंग्रेजों ने लगभग 190 या फिर 200 साल तक राज किया, 190-200 साल तक राज करने के बाद में उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, संविधान बनने में भी, बनवाने में भी, बनाने में भी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा। तो ब्रिटेन के संविधान का सबसे बड़ा हमारे ऊपर व्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई। एक सबसे पहले आता है द्विसदनीय द्विसदनीय व्यवस्था। वो कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है ब्रिटेन से। द्विसदनीय व्यवस्था मीन्स लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद में आते हैं हम एकल नागरिकता। एकल एकल नागरिकता, आपको पता होना चाहिए एकल नागरिकता मीन्स क्या है। जैसे हमारे पूरे भारत में या इंडिया में हमारे सभी, कोई स्टेट की कोई अलग से नागरिकता नहीं है। पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति को जो हमारे देश का नागरिक है उसकी एक ही नागरिकता होगी। वो सभी के लिए एक ही, पूरे भारत में कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। लेकिन जैसे हम यूएसए की बात करें, यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता है। उसको एक तो केंद्र की नागरिकता लेनी होगी, प्लस में स्टेट की भी उसे नागरिकता लेनी होगी। तो ऐसे हमारी यूएसए में तो दोहरी नागरिकता, हमारे देश में एकल नागरिकता। तो वो कहाँ से अडॉप्ट करी गई है, वो करी गई है ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद में हम बात करते हैं विधि का शासन। विधि का शासन, तो विधि का शासन कहाँ से है, तो वो विधि का शासन
ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मैंने आपको बताया है पहले ही, क्योंकि अंग्रेज कहीं ना कहीं हमारे ऊपर रूल करते थे। जब अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो विधि का शासन हमारे कहाँ से है पार्ट में, तो वो है हमारे ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद में आइए हम आगे बात करते हैं। जैसे संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है जी? संसदीय विशेषाधिकार ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप संसद के सदस्य बन जाते हैं। संसद के सदस्य बनने के बाद में आपको जैसे 40 दिन से पहले और 40 दिन के बाद में अगर आप सदस्य बनते हैं तो इससे आपको किसी भी उसमें नजरबंदी नहीं हो सकती आपके। तो ऐसे ही संसदीय विशेष अधिकार और भी चीजें आती हैं कि आपके अगर सदस्य बनते हैं तो आपको क्या क्या अधिकार मिलते हैं, क्या क्या भत्ते या ऐसी चीजें क्या क्या प्रोवाइड करी जाती हैं जो सदस्य को मिलती हैं। तो इसके बाद में हम करते हैं, ये किससे लिया गया है, तो हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे मंत्रिमंडल की प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली, तो वो भी कहाँ से ली गई है? हमारे ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रिमंडल ये होता है कि भाई जैसे मान लीजिए हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री में हमारे जो लोकसभा लोकसभा के जो जितनी सीटें हैं उनका सिर्फ 15% हो सकती हैं। और इसको किस संशोधन से लागू करा गया है तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल की प्रणाली के बाद में हम आगे देखते हैं। और संसदीय विशेषाधिकार किसमें है? आर्टिकल 105। ये भी आप नोट कर लेंगे। ये सारी चीजें आप नोट करते हुए चलेंगे। जैसे विधि का शासन हो गया, संसदीय विशेषाधिकार हो गया, एकल नागरिकता हो गया, मंत्रिमंडल प्रणाली हो गई। तो इसके बाद में हम बात करते हैं। और ये भी आप नोट कर लीजिए कि हमारे संविधान में नहीं, हमारे भारत में प्रथम बार मंत्रिमंडल कब बना और किसके शासन में बना? तो 1861 में। 1861 में हमारा वायसराय कौन था उस टाइम पे? तो हमारे देश का वायसराय कौन था? वो था कैनिंग। 1861 में मंत्रिमंडल का गठन। मंत्रिमंडल का गठन। और वायसराय कौन था इस समय? वायसराय कौन था? कैनिंग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जैसे मान लीजिए कि मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था दी गई सबसे सर्वप्रथम वो भारत में किसके वायसराय के काल में दी गई? तो वो कैनिंग के काल में दी गई। और इसका श्रेय भी जो हमारे भारतीय मंत्रिमंडल के जो जनक के रूप में जाना जाता है वो किसे जाना जाता है? तो वो कैनिंग को जाना जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं यूएसए का संविधान। यूएसए का संविधान, इससे हमने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करी हैं, क्या क्या चीज़ें इससे आई हैं हमारे संविधान में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल अधिकार की। मूल अधिकार। मूल अधिकार। मूल अधिकार, इसमें व्यवस्था दी गई है। ऐसा बोला जाता है कि विद्वानों के द्वारा कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार नहीं है तो वो किसके समान है? वो पशुओं के समान माना जाता है। तो मूल अधिकार कहाँ से अडॉप्ट करे गए हैं हमारे? वो करे गए यूएसए के संविधान से। सेकंड आता है प्रस्तावना की शब्दावली। प्रस्तावना की शब्दावली। भैया ये प्रस्तावना की शब्दावली क्या है, आप पूछेंगे? शब्दावली मीन्स ये होता है जो हमने भारतीय संविधान को, मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू में एक उद्देश्य प्रस्ताव किया था और उसको कब
उन्होंने स्वीकार का, ये भी मैंने सारी चीज़ों आपको बताई हैं। तो इसमें जो एक शब्द थे कि हम भारत के लोग एक लोकतांत्रिक गणराज्य की बनाते हैं और एक आधे की 26 नवंबर को हम इसे अंगीकृत या आंशिक रूप से लागू करते हैं। तो ये सारे शब्दावली कहाँ से ली गई थी? तो वो यूएसए के संविधान से या अमेरिका के संविधान से। हम भारत के लोग, भारत के लोग। इसके बारे में इसके बाद हम बात करें जैसे उपराष्ट्रपति का पद। किसका पद? उपराष्ट्रपति का पद। उप उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद वो कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एज इट इज ऐसे ही नहीं लिया गया। इसमें वहाँ के उपराष्ट्रपति, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो इस्तीफा दे देता है, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यकाल उसका राष्ट्रपति का पूरा करेगा। लेकिन हमारे भारत के इसमें ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है कि अगर हमारे यहाँ का किसी कारणवश इस्तीफा देता है या फिर कुछ भी होता है, किसी कारण मृत्यु हो जाती है, तो उसको उसका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने तक होगा। जो उपराष्ट्रपति जो कार्यभार संभालेंगे वो कितना संभालेंगे? वो संभालेंगे 6 महीने तक। इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। तो कितने महीने के लिए होगा? मात्र 6 माह के लिए। 6 माह के लिए। 6 माह के लिए। इसके बाद में आते हैं हम राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग क्या चीज है? मान लीजिए अगर कोई भी राष्ट्रपति वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है या फिर उसको सही से उसकी नियम प्रक्रिया को नहीं लागू कर दे या फिर नहीं उसके अनुसार कार्य करता है, तो उसको इम्पीचमेंट के द्वारा या फिर हम बोले महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल किसमें? तो इसमें महाभियोग का आर्टिकल जो दिया है वो दिया है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61। इसके इसके बाद में आता, हालांकि हमारे ऐसे कोई अभी तक ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं हो जो महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो, लेकिन फिर भी आर्टिकल ये रखा है। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगर हम बात करें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय स्वतंत्रता, तो वो कहाँ से ली गई है? तो वो भी यूएसए के संविधान से ली गई है। आपको पता होना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे है हमारे देश में। जैसे कि हमारे देश में जो न्यायपालिका है उसके जो सदस्यों का जो पद है या फिर सदस्य जो बनते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। रिकमेंडर कौन करता है? रिकमेंडेशन कौन करती है? तो वो करती है भारत सरकार या फिर कैबिनेट मिनिस्टर, वो लेते हैं सारा। और भारत सरकार उस पर उसके बाद में कौन चुनता है? तो वो चुनता है हमारे राष्ट्रपति। ये हमारा न्यायपालिका का अलग से पार्ट होगा। इसमें कैसे चुने जाते हैं, इसकी योग्यताएं क्या होती हैं, इनको कैसे हटाया जाता है, कैसे करा जाता है, ये सारे हम न्यायपालिका के जब पढ़ रहे होंगे तो तब हम इसके बारे में चर्चा कर रहे होंगे। इसके बाद में स्वतंत्रता क्यों कहा गया? तो नियुक्त जो करते हैं वो कौन करते हैं? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, और हटाने की प्रक्रिया जो है वो है संसद में। हटाने की प्रक्रिया संसद में निहित है। और वो भी किसके? विशेष
विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत। विशेष बहुमत आपको पता होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3। यानी कि मान लिया हमारी जैसे 552 सीटें हैं, या फिर हम राज्यसभा की बात करें 245, या दो, तो उसमें से कितने सदस्यों में का वो होना चाहिए, तो 2/3 उसको हम विशेष बहुमत कहते हैं। और इसमें जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया राष्ट्रपति के पद पर जो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, तो सबसे पहले 1/4 जो मेंबर हैं उनके द्वारा एक 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या संसद में पेश किया जाता है बिल। उसके द्वारा ही माध्यम से राष्ट्रपति अपना बचाव के लिए किसी भी खुद भी आ सकते हैं, या फिर किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम देखेंगे जो महाभियोग जो हटाया जाता है वो भी विशेष बहुमत के द्वारा हटाए जाएंगे। जो राष्ट्रपति हटाए जाएंगे वो किसके माध्यम से हटाए जाएंगे? विशेष बहुमत के माध्यम से। आइए हम आगे देखते हैं। और अ, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन ये किस आर्टिकल के तहत है? तो ये आर्टिकल है इसमें 137। इसमें क्या है पुनरावलोकन? क्या, जैसे कि मान लीजिए कोई कानून बन जाता है, कानून को आपको चैलेंज करना है। मान लीजिए आपको कोई कानून चैलेंज करना है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाकर उसे चैलेंज कर सकते हैं। और उसका जो समीक्षा करने की जो अधिकार दिया है वो किसको दिया गया है? वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इसकी पुनरावलोकन के, हाँ इसमें क्या गलतियां हैं, अगर उसके अनुसार ये संविधान के अनुसार नहीं बनता है, इसमें कोई भी आते, तो उसको रद्द भी कर सकता है और लागू भी रख सकता है। कि ये सारा पुनरावलोकन किसके माध्यम से, कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। और आर्टिकल कौन सा है इसमें? 137। इसके बाद में हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, ये चीज भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कनाडा का संविधान हम बात करते हैं, सबसे पहले सशक्त केंद्र का केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था वो कहाँ से लिया हमने? वो लिया हमने कनाडा के संविधान से। तो सबसे पहले मन में यही क्वेश्चन आ जाए कि भैया हमारा जो फेडरल सिस्टम बोले, या फिर हमारा जो इंडिया का केंद्र के साथ में जो संघीय व्यवस्था, वो संघीय व्यवस्था हमारे देश की। तो व्यवस्था नहीं है हमारे देश, अर्ध संघीय व्यवस्था है। क्योंकि हमारा जो 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरी को मिला के एक देश या राष्ट्र बनता है, उनको अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो इसलिए हमारा क्या है? अर्ध संघीय व्यवस्था है। इसके बाद में हम बात करें जैसे अवशिष्ट शक्तियों का अवशिष्ट अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाना। अवशिष्ट शक्तियों का शक्तियों का केंद्र में पाया जाना। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाना मीन्स क्या? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाए जाने का मतलब है कि जो सारी शक्तियां हैं वो हमारी
केंद्र के पास होती है, राज्यों के पास में है, लेकिन राज्यों के पास में जो विभाजन हुआ है, तो वो जैसे कि मान लो हमारे सूचियों के माध्यम से विभाजन हुआ, तो लेकिन सबसे जो मेन हमारा है वो है हमारी केंद्र सरकार होती है, और सारा हमारा केंद्र में ही शक्तियों का बंटवारा करें या बात करें कि शक्तियों का जो विभाजन होता है वो सबसे ज्यादा निहित है हमारी शक्तियां केंद्र में। क्योंकि इसके बाद में आते हैं हम, जैसे उच्चतम न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय न्यायालय से परामर्श करने की परामर्श या सलाह करने का निर्णय, जैसे कि मान लीजिए कोई भी किसी राष्ट्रपति को किसी भी कानूनी सलाह लेनी है कानूनी तौर पर, तो वो हमारे आर्टिकल इसमें लिखा गया 143 के तहत व्यवस्था दी गई है कि आ, राष्ट्रपति एक हमारा जो उच्चतम न्यायालय उससे सलाह ले सकते हैं, और इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट अपनी सलाह देगा उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे मानने के लिए। वो अगर उन्हें ठीक लगता तो वो मान भी सकते हैं, अगर ठीक नहीं लगता तो वो नहीं भी मान सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए वो अ, मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे बिल्कुल। इसके बाद में हम बात करते हैं राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयक को, जैसे मनी बिल हो गया, विधेयक को सुरक्षित करना। क्या है? सुरक्षित करना। ये आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 200। ये सारी किस्में हैं हमारी, ये हमारी कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से। तो इसके बाद में हम बात कर रहे होंगे आगे आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो ये सारी हमें पता होनी चाहिए। जैसे हम बात करें आ, नीति निर्देशक तत्वों की, नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड का संविधान नीति निदेशक तत्व, वो कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक, जैसे हमारे डीपीएस पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वो क्या चीज़ें बताई गई हैं कि भाई स्टेट अपनी पॉलिसीज़ क्या रखेगा, उसमें लोगों के लिए क्या रहेगा, उसके क्या क्या योजनाएं होंगी, तो वो सारी चीज़ें हमारे कहाँ से ली गई हैं? वो ली गई हैं हमारी जैसे नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद में हम बात करें और क्या चीज़ें ली गई हैं, जैसे हम हमारी होती है राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति पद्धति और एक आता है राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। नामांकन आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या है। निर्वाचन पद्धति ऐसा है कि ये इसमें हमारा डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। जैसे इसमें चुने जाते हैं कि विधानसभा, जैसे हमारे संसद के दोनों सदस्यों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो हमारे राष्ट्रपति को वोट करते हैं। वोट कैसे होता है? प्रेफरेंस के आधार पर, कि प्रेफरेंस ये हम जब राष्ट्रपति पढ़ रहे होंगे तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रेफरेंस देनी होती है। इसमें खाली कोई बॉक्स नहीं छोड़ना होता, उसका बैलेट पेपर होता है, उसके माध्यम से 1 2 3 प्रेफरेंस पे रखा जाता है। तो सारी चीज़ें ये हम आगे राष्ट्रपति जब हम पढ़ेंगे
तो उसमें सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन अभी ये समझ लीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति वो कैसे होती है, वो कहाँ से ली गई है। वो ली गई है हमारे आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद में राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन होता है, जैसे मान लीजिए 233, 233 और 15 हमारे ये होते हैं इलेक्टेड, इलेक्टेड, और ये 15 होते हैं हमारे जो नॉमिनेट किए जाते हैं, नॉमिनेट, या इनको हम क्या बोलते हैं, मनोनीत, मनो मनोनीत भी हम कहते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं? आयरलैंड के संविधान से। आइए हम आगे आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम किस उसके बाद में हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया गया है? सबसे पहले हमने सबसे पहले बात करें तो हम देखते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची की बात करते हैं हम। समवर्ती सूचियों के भाई हमारे तीन सूचियां होती हैं। एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। संघ सूची में हमारे जो विषय होते हैं वो केंद्र सरकार उस पे नियम या कायदे जो भी बना सकते हैं, वो किसके लिए होते हैं? हमारे केंद्र सरकार है। राज्यों के लिए राज्य सूची होती है जिसमें राज्य सूची के विषय दिए गए हैं, और एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे हमारी राज्य सरकार और हमारी केंद्र सरकार दोनों मिलके वो कानून बना सकती है। तो ये पता होना चाहिए आपको, समवर्ती सूची मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। कई बार क्वेश्चन पूछी जा चुकी है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है कि समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया के मतलब कहाँ कौन से संविधान से ली गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके बात करें संसद के संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक, बैठक आर्टिकल 108, वो कहाँ से ली गई है? संयुक्त बैठक क्या है? संयुक्त बैठक ऐसा है, किसी भी बिल को मान लीजिए कोई विधेयक है, विधेयक रखा जाता है या पारित करते हैं, उससे पहले जो बहस होती है किसी भी सदन में, अब मान लीजिए लोकसभा से पारित हो जाता है, उसके बाद में भाई राज्यसभा से पास नहीं हो पाता है, तो मतभेद है क्योंकि उनको ठीक नहीं लग रहा कि भाई ये सारी चीज़ें, तो उसके अंदर अगर राष्ट्रपति उन दोनों सदनों को बुलाते हैं, दोनों सदनों की एक बैठक बुलाते हैं आर्टिकल 108 के 8 के तहत। और इसमें संयुक्त बैठक में जो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? वो होते हैं लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये भी किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और बात करें हम केंद्र राज्य के संबंध, केंद्र राज्य के संबंध, इसके संबंध, इसके बाद हम बात करें व्यापार, व्यापार कौमा वाणिज्य और कौमा समागम की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तो वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी पूछ ली जाती है कि हमारे जो व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रस्तावना की विशेषता, प्रस्तावना की विशेषता, विशेषताएं। आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो लिया गया, इसकी विशेषताएं क्या हैं? जैसे इसमें न्यायों की बात करी गई, इसमें आर्थिक आज़ादी की, जैसे आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी और राजनीतिक
आज़ादी के बारे में बात करिए, न्याय के बारे में बात करिए, कि इसमें सारी मुख्य विशेषता जब हम सब प्रस्तावना हमारा नेक्स्ट पार्ट हो जो होगा उसमें पढ़ रहे होंगे सारी चीज़। लेकिन ये विशेषता कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे हम बात करते हैं फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से क्या लगी है? जैसे हमारा बंधुत्व, प्रस्तावना में ये लिखते हैं आप, प्रस्तावना में बंधुत्व, क्षमता, गणतंत्रात्मक, ये तंत्रात्मक कॉमा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कौन सी? मैंने आपको आपको अभी बताया था। जिसे आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता की बात करिए, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करी गई है, और हमारे सामाजिक स्वतंत्रता की बात करी गई है। गणतंत्रात्मक क्या होता है? गणतंत्रात्मक आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारा जो देश है उसमें कोई भी मतलब जैसे राजशाही, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, उस तरीके से नहीं है। हमारा जो सुप्रीमो पद है, जो हमारे सुप्रीमो पद बात करें राष्ट्रपति की, तो वो चुन के आते हैं। किसके द्वारा? इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसमें इलेक्शन होता है। हम लोग जनता, जनता किसको चुनती है? एमपीज को चुनती है, एमएलएज को चुनती है। और एमपी एमएलए चुनते हैं किसको? चुनते हैं हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो जैसे इनडायरेक्टली वो चुनते हैं, इसलिए हम बोलते हैं हमारा देश कैसा है? गणतंत्रात्मक है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारा जर्मन का संविधान। जर्मनी का संविधान बोले या फिर जर्मन का संविधान बोले, या फिर हम कभी कभी वीमर का, वीमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वीमर का संविधान भी बोलते हैं। तो इससे हमने क्या लिया गया है? जैसे हमारे इसमें बात करें आपात आपातकाल के समय, आपातकाल के समय, समय मूल अधिकारों का निलंबन। ऐसा होता है जैसे मान लीजिए 352 के तहत, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता है। उसके बाद में राष्ट्रपति आपात घोषित होने के बाद में जो हमारे मूल अधिकार हैं, हमारे मूल अधिकार कौन से हैं? 12 से 35 लेकर आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार हैं। तो वो निलंबन होने के जो व्यवस्था दी गई, वो कहाँ से ली गई है? हमने जर्मन के संविधान से। जर्मन के संविधान के इसके बाद में जैसे आर्टिकल 359 के तहत जो हमारा आर्टिकल 19 है वो स्वतः ही समाप्त, मतलब समाप्त नहीं, निलंबित हो जाता है। 19 में हमारी क्या दी गई है? आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में हमारी 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 6 स्वतंत्रताएं के बारे में बताया गया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, वो स्वतः ही हमारी समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद में बात करें जैसे हम, और नेक्स्ट बात करते हैं हम दक्षिण अफ्रीका का संविधान। इसमें थोड़ा सा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया गया है? इसमें एक और ऐड कर लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे कि 44वां संविधान संशोधन, जो संशोधन संशोधन हुआ था उसमें क्या व्यवस्था दी गई थी? उसमें व्यवस्था दी गई थी आर्टिकल 20 एंड 21। 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। 20 में क्या है? दोष सिद्धि के माध्यम से अपने अपने आप को दोष मुक्त करना, या अपने 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 आप के बचाव के लिए किसी वकील का करना। इस तो आर्टिकल हम पढ़ रहे होंगे, तो ये मूल अधिकार में हम आगे चर्चा करेंगे। 21 में क्या है? 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस संशोधन के माध्यम से करी गई? तो ये करी गई 44वां संविधान संशोधन
1978 में किसकी सरकार थी? तो वो थी जनता सरकार की, मोर्चा सरकार, जनता सरकार। पीएम कौन थे उस टाइम पे? तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, दक्षिण अफ्रीका। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रक्रिया। वो आर्टिकल कितना? आर्टिकल 368। इसके तहत, जिस मैंने आपको बताया कि मान लीजिए हमारे संविधान में किसी भी पार्ट में या किसी में संशोधन के द्वारा जैसे 9, जैसे 4A जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया, इस तरीके से कोई भी पार्ट संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है। और संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है हमारे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ये आर्टिकल भी महत्वपूर्ण, और कई बार ये क्वेश्चंस में आ चुका है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ आप नोट करते चलिए, और नोट करने के बाद में आगे हम देखते हैं, आगे हम चलते हैं जापान का संविधान। जापान के संविधान की बात करें तो हमारा किस में आता है? जैसे जापान का विधि स्थापित द्वारा प्रक्रिया, विधि स्थापित प्रक्रिया। प्रक्रिया तो वो कहाँ से ली गई है? हमारे जापान के संविधान से। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे सोवियत संघ का संविधान। ये अभी फिलहाल में, जैसे रूस है, ये कई पार्टों में डिवाइड हो गया था, लेकिन उससे पहले ये एक सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, या यूएसएसआर बोले हम, यूएसएसआर, यूएसएसआर। तो अभी अभी क्या है? अभी है रूस, रूस। उसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे इसमें ये व्यवस्थाएं जो थी हमारे मूल संविधान में नहीं थी, इनको हमने संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? जैसे हमारे मूल कर्तव्य, हमारे मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, भाग 4A, भाग 4A, भाग 4A जोड़ा गया, जो जोड़ा गया था वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार ने जोड़ा था। और इसमें एक और हमारी, जैसे जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, ये हमारे संविधान में, ये तो हमारे संविधान में है, बट ये नहीं थी, ये भी हमारी कहाँ से अडॉप्ट करी गई थी? जो पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई थी? तो वो रूस के या सोवियत संघ के संविधान से ली गई हो। चलिए, ये हमारे महत्वपूर्ण स्रोत से, कि हमने भारतीय संविधान के स्रोत में हमने सारी चीज़ें पढ़ी, कि हमने किस किस चीज़ से क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ये महत्वपूर्ण चीज़ें तो जो आज हमने कवर करी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे होंगे, प्रस्तावना क्या क्या चीज़ें दी हैं, कहाँ से ली गई है, कैसे आई, और क्या इसकी ज़रूरत पड़ी। तो ये सारी चीज़ें, और कब इसमें संविधान संशोधन है, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।